दर्शक शामिल हैं इस इंटरेक्शन में, मैं सबका स्वागत करता हूं। और जो पिछले सेशन के बाद इंटरेक्शन के बाद कुछ सवाल दर्शकों ने भेजे हैं, मैं उनका थोड़ा क्लैरिफिकेशन और जवाब आप सबको बताता हूँ। एक दो क्वेश्चन आए हैं जो हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, जो एक तो मास्क पहनना और दूसरा है सोशल डिस्टेंस, जो कहते हैं एक दूसरे से 2 गज के करीब करीब की दूरी रखिए। तो किसने लिखा है कि 2 गज की जो दूरी वाला जो एक पैरामीटर है, अगर कोई लोग नहीं फॉलो करते तो उनको फाइन क्यों नहीं, कोई पनिशमेंट क्यों नहीं देनी चाहिए। देखिए, बात आपकी सही है, कई कंट्रीज में ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा ये जो सोशल डिस्टेंस का अपने कंट्री में बड़े शहरों में जहाँ थोड़ा क्राउडिंग ज़्यादा है कि जगह जगह ही कम होती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसको, मेरा ख्याल है, टू गो टू पनिशमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर आपकी बात सही है कि ये भी जो जहाँ एक तो हमें ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए जहाँ के क्राउड हो, जहाँ ज़्यादा लोग हों, ताकि ये सोशल डिस्टेंस आप नहीं फॉलो कर सकें। और अगर जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है, इसको करना चाहिए। और यही है कि ये थोड़ा हमें सबको अपने मन में रखना है कि कोशिश करें हम एक दूसरे से थोड़ा ये डिस्टेंस रखने। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूरी है, इसका सिर्फ मतलब यही है कि कहते हैं अगर किसी को इन्फेक्शन है, कोविड है, तो अगर वो जब भी सांस लेता है या बोलता है या वो खांसी वगैरह करता है, तो ये जो ड्रॉपलेट होते हैं वायरस के बाहर आते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो इनका कुछ डिस्टेंस है कि 2 गज के करीब करीब 5-6 फुट के अंदर अंदर ये ट्रैवल कर सकते हैं, फिर बाकी नहीं तो ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो अगर आप इतने डिस्टेंस से उससे दूर हैं तो और आपको तो इस चीज़ की इन्फेक्शन होने का कोई चांस बहुत बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का जो है मतलब इसकी जो है अहमियत है या इसका जो इम्पोर्टेंस है कि हम एक दूसरे से 2 गज के करीब करीब अपने आप को दूर रखें। और दूसरा जो मास्क वाला इशू है, वो भी आपको पहले भी हमने उसके ऊपर बहुत थोड़ा डिस्कस किया है, मैंने एक्सप्लेन किया है कि मास्क वगैरह क्यों पहनते हैं। अभी ये कि जब ये ड्रॉपलेट या वायरस जो लोग बोलने के टाइम, खांसी करने के टाइम जो निकालते हैं, तो अगर वो मास्क पहना होता है तो इतना डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई इंसान इस डिस्टेंस से थोड़ा कम भी है तो भी उसको चांसेस इन्फेक्शन होने के कम हो जाते हैं। और एक मास्क का एडवांटेज और है कि ये अगर आपको इन्फेक्शन होती भी है तो बिकॉज मास्क को ड्रॉपलेट्स को थोड़ा फिल्टर कर देता है, बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो मास्क के अंदर ही रह जाते हैं तो बाहर नहीं आते, तो इसलिए आपको इन्फेक्शन अगर होती भी है किसी को तो माइल्ड होती है, उस ज़्यादा वायरल लोड नहीं जाता। सो दीज आर दी 2 एडवांटेजेस। अब जो सवाल आया कि मास्क किस तरह का पहनना चाहिए, देखिए मास्क 3 तरफ के होते हैं। एक तो है हम N95 मास्क कहते हैं उसको। N95 मास्क जो है ये सिर्फ हॉस्पिटल एरिया के लिए है, जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, जैसे हॉस्पिटल हैं, पेशेंट एडमिटेड हैं, तो वहाँ पे ये N95 मास्क यूज़ किए जाते हैं। इसको पब्लिक के लिए कोई ऐसी एडवाइस नहीं है कि पब्लिक को रूटीन पर्पज़ के लिए, रूटीन आप बाहर जाने के लिए आप N95 मास्क का यूज़ करिए। ये सिर्फ हेल्थ वर्कर, हॉस्पिटल वर्कर के लिए ही एडवाइस है। दूसरा सर्जिकल मास्क भी हॉस्पिटल में पहना जाता है ज़्यादा, और पर्टिकुलरली कुछ एरिया ऐसे होते हैं हॉस्पिटल में जहाँ कोई ऐसे इन्फेक्शन वाले एरिया नहीं होते, पर ये हॉस्पिटल है तो वहाँ उस एरिया में जहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन एरिया होते हैं वहाँ तो हम 95 की बात आती है। जहाँ नॉन कोविड पेशेंट रखे जाते हैं या कोई इस तरह की इन्फेक्शन जिस एरिया में नहीं होती हॉस्पिटल के, वहाँ पे सर्जिकल मास्क होते हैं यूज़। कई लोग सर्जिकल मास्क बाज़ार में मिलते हैं, बाई करके केमिस्ट से यूज़ करते हैं, पर सर्जिकल मास्क का ये है कि आपको वो यूज़ करने के बाद नेक्स्ट आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। वेयर एज द थर्ड जो मास्क जो आजकल आम पब्लिक के लिए एडवाइज्ड हैं, पब्लिक के लिए बिल्कुल ठीक हैं, क्लॉथ मास्क, डबल लेयर क्लॉथ मास्क होते हैं, वो भी आपको जो वायरल लोड आप फिल्टर करते हैं वो भी आपको बचाते भी हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो पार्टिकल दूर नहीं जाते। सो हम रूटीन
पर्सन के लिए, पब्लिक के लिए, कॉमन इंसान के लिए यही है कि आप क्लॉथ मास्क घर पे बना लीजिए, क्लॉथ मास्क यूज़ करिए, और डेली जब आप वापस रात को आते हैं घर में, शाम को आते हैं, तो उसको गर्म पानी और सोप से वॉश कर लीजिए, तो नेक्स्ट डे आप उसको फिर रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज a recommendation that cloth mask are very protective for common person, because आप तो एक कॉमन एरिया में जा रहे हैं, आप कोई इन्फेक्शन एरिया में नहीं जा रहा है जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। सो ये दो इशू थे। एक किसी ने पूछा है कि रिकवरी रेट क्या है, रिकवरी रेट, पंजाब का रिकवरी रेट क्या है ना, रिकवरी रेट होता क्या है। रिकवरी रेट देखा जाए इस बीमारी में, कोविड-19 में 97% लोग रिकवर करते हैं, 97 to 99 भी लोग कहते हैं कि लोग रिकवर करते हैं। सिर्फ 1%, 3% लोग ऐसे होते हैं जिनको इस इन्फेक्शन में कुछ सीरियसनेस आ जाती है, दे बिकम मोर सीरियस, क्रिटिकल, एंड सम अनफॉर्चुनेटली वी मे लूज सम। तो जो अनफॉर्चुनेटली जो जिनकी डेथ होती है वो तो डिफरेंट है, बाकी सब इस बीमारी में रिकवर करते हैं। बट रिकवरी रेट हर एक प्लेस का डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होता है। जैसे इन्फेक्शन कहते हैं जब हो जाए तो ये इन्फेक्टिव पीरियड 14 दिन रहता है, और कई बारी सम जो ज़्यादा हमारे बुजुर्ग हैं, एल्डरली पीपल हैं, थोड़ा इट में टेक लॉन्गर टाइम, फ्यू मोर डेज, तो उसके बाद उन्हें रिकवर कर जाना है। तो रिकवरी रेट डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे देख रहे हैं। अगर सपोज आज 100 इंसान को अभी इन्फेक्शन हुई है, 2 दिन के बाद देखते हैं, अभी तो रिकवरी तो 14 दिन के बाद होएगी। तो इसलिए 14 दिन के बाद अगर देखेंगे लार्ज परसेंटेज विल रिकवर्ड, अगर कोई और इन्फेक्शन बीच में लोग आ गए थे वो फिर तो रिकवरी रेट तो वेरी करता रहता है। पंजाब का रिकवरी रेट एट द मोमेंट इज़ अराउंड 70%, बट जैसे मैंने कहा कि 97 to 99% लोग इस बीमारी से रिकवर करते हैं। इस बीमारी का जो मेन इशू है, इतने लोग रिकवर करते हैं तो कहते हैं क्यों हम डर क्यों रहे हैं इससे। डरने का सिर्फ यही है कि जो 2-3% लोग सिक हो जाते हैं, दे कैन बिकम वेरी सीरियस एंड बी में अनफॉर्चुनेटली लूज दैम। सो आइडिया यही है कि अगर आप प्रिकॉशन ले लें, अगर किसी को इन्फेक्शन है, अपने आप को 14 दिन उसने आइसोलेट ही करना है, तो अगर वो घर पे रहे या हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर सकता। तो इसलिए हम जो हमारे कुछ जैसे एल्डरली लोग हैं जिनको कुछ ऐसी कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की प्रॉब्लम है, इस सब को इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस भी ज़्यादा है। अगर हो जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर नॉर्मल इंसान को 1-8% है, 10 टाइम दिन के चांसेस बढ़ जाते हैं टू डेवलप सम काइंड ऑफ ए कॉम्प्लिकेशन। सो इसलिए जो है कि ये जो प्रिकॉशन लेने वाली बात है। और एक किसी ने भी पूछा कि अगर हम कहते हैं एल्डरली लोग को मॉर्बिड बाहर ना जाएं, घर में बैठें ताकि इन्फेक्शन से उनको बचाना है, भाई सही बात है, पर वो उन्होंने कहा देखो कई बार अंदर इंसान बैठा बैठा भी घबरा जाता है, थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाता है, एंग्जाइटी भी होती है। जब आप कभी न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हो, कभी टीवी में देखते हो भी इस तरह की बीमारी फैल रही है, कोई बात नहीं, पर उनको हमें अश्योर करना है। उसके लिए 2 प्रिकॉशन है। एक तो मेक श्योर कि उनकी जो बीमारी है उसका पूरी दवाई ठीक चल रही है, किसके ब्लड प्रेशर है उसका अंडर कंट्रोल है, शुगर है अंडर कंट्रोल है, तो जो भी उसकी दवाइयाँ हैं वो ज़रूर वो प्रॉपर टाइम पे ले रहा है और प्रॉपर जिस तरह भी प्रिस्क्राइब्ड है उस ले रहा है, तो उसके इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। और घर में कोशिश करो, अगर कोई बाहर से बच्चे आते हैं तो कोशिश है उनको बचाने के लिए भी कह सकते हैं कि घर में भी बीच में वो मास्क पहन सकते हैं। और जो एंग्जाइटी वाला इशू है उसका तो सच्ची बात है वो बेस्ट यही है कि थोड़ा रिलीजियस सॉन्ग्स वगैरह, भजन वगैरह, कीर्तन वगैरह घर में लगाते रहिए, या टीवी में जो ऐसे सीरियल अच्छे आते हैं वो उनको देखने को देखते रहें, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करें रेगुलर, घर के अंदर ही वॉक कर लें। जो लोग योगा कर सकते हैं योगा करें, या फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें, ये दिन में 2 बार करें। तो एक्सरसाइज करने से थोड़ा ये भी रहता है, नींद भी ठीक आ जाती है, क्योंकि ये भी मुश्किल होती है लोगों को अंदर के नींद नहीं आ रही जी। सो हम कोशिश ये करते हैं ऐसे कि दवाई से बचना चाहिए,
ये नहीं, गोलियां तो हैं। आप अगर कई बार होता है, कई लोग बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल नींद की दिक्कत आती है, तो कई बार ऐसी दवाई भी एडवाइस की जाती है। पर कोशिश ये करी जाती है कि आप अपने फिजिकल अभी थोड़ी एक्सरसाइज से थोड़ा अपने मन को शांति में रख के उस तरह अपना एंजाइटी स्ट्रेस को कम करिए। एक सवाल किसने पूछा है कि इसकी दवाई, देखिए कोविड की दवाई अभी तक कोई नहीं है। कुछ दवाइयों का फ़ायदा ज़रूर नज़र आता है, जैसे अभी ये डेक्सामेथासोन एक स्टीरॉयड होते हैं, बहुत बीमारियों के लिए वैसे यूज़ किया जाता है। ये एक जो लंदन की स्टडी रिकवरी ट्रायल है, उसमें एक डॉक्यूमेंट किया गया कि कुछ पेशेंट को अगर आप देते हैं जो सीरियस होते हैं, उस टाइम देने से उनकी ये जो कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाता है और मॉर्टेलिटी भी कम होती है। पर अभी ऐसी कोई दवाई नहीं आई कि देखो जिसको हुआ और लिया और वायरल ठीक हो गया। ये नहीं है कि जैसे हम कहते हैं किसी को टाइफाइड हुआ, अब टाइफाइड की दवाई है, आप दवाई दे दो टाइफाइड ठीक हो जाएगा, उस तरह अभी इसकी कोई दवाई नहीं आई। बहुत रिसर्च आप कह लीजिए चल रही है दुनिया में कि कोई ऐसी दवाई आ जाए वो लोगों को इस बीमारी से बचा सके। वैक्सीनेशन का जरूर है, वैक्सीनेशन का आप पढ़ते होंगे, कई कंपनियां वैक्सीनेशन ट्राई कर रही हैं जो कि एक इफेक्टिव वैक्सीनेशन बन जाए इसके लिए, ताकि लोगों को इस बीमारी से बचाया जाए। तो ये वैक्सीन जो हैं अभी कुछ एडवांस स्टेज पे हैं और जो शुरू भी हो गई हैं, एक आध जो रशियन वैक्सीन है। तो ये ओवर टाइम पीरियड आई थिंक इन द नेक्स्ट सम मंथ्स आई थिंक possibly we will have some effective vaccination, but till that time जब तक इस तरह का कोई इलाज नहीं आता, इस तरह की प्रोटेक्शन कोई हमारे पास नहीं है, जैसे मैंने कहा हमें यही जो जो फिज़िकल जो हम इसको कह देते हैं सोशल वैक्सीन, फिज़िकल डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए, वॉश करिए हैंड्स जब भी किसी को टच करते हैं, क्योंकि डर है कि ड्रॉपलेट कहते हैं, कई बार ड्रॉप करके ना कपड़े पे या टेबल पे या कोई लिफ्ट है जैसे उसका गेट पे, ऐसे लोग जो खांसी करेंगे हो सकता है ड्रॉपलेट वहाँ रुक जाएं। तो जब भी आप कोई टच करते हैं उसके बाद अपने हैंड वॉश जरूर करिए। सो ये प्रिकॉशन है विच इज़ लाइक ए सोशल वैक्सीन। अभी इसकी दवाई जो है वो सच्ची बात है कोई ऐसी दवाई इसकी अभी नहीं है अवेलेबल, हो सकता है कि ऐसी चीज़ आ जाए। किसी ने पूछा है सीरो सर्वे। सीरो सर्वे होता है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अंदर इम्यूनिटी होती है, ताकि एंटीबॉडीज़ बनती हैं ब्लड में, जिससे ये होता है कि उसको जब रिकवर कर जाता है तब उसको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगी। अब ये इसकी जो एंटीबॉडी बनती हैं वो कितनी देर रहेंगी बॉडी में, 3 महीने रहेंगी, 6 महीने रहेंगी या सारी उम्र चलती रहेंगी, वो कहना भी मुश्किल है। तो बट ये है कि जो तभी जो प्लाज्मा थेरेपी भी क्या है कि अगर जो रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि उनमें उनकी बॉडी में ब्लड में ये प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं इससे, तभी उन लोगों का कोशिश किया उनको कहा जाता है कि आप प्लाज्मा डोनेट करिए, बिकॉज कई पेशेंट थोड़े सिक होते हैं, ये प्लाज्मा देने से उनको फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए ये सीरो सर्वे का पंजाब में हमने एक पहले ICMR ने किया था पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट में, उस टाइम हमारी प्रेवलेंस बहुत लो आई थी। अब अभी दोबारा भी करने का है, प्लान चल रहा है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में होगा। पर जैसे दिल्ली में हुआ था सीरो सर्वेलेंस, उसकी कुछ रिजल्ट आए थे कि 23% लोगों को इन्फेक्शन हुई है, एंटीबॉडीज़ हैं इस वायरस के लिए। पर इस बीमारी में एक और नई चीज़ आ रही है जो हम ये कहते हैं ना कि एंटीबॉडीज़ बनते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। बट एक और इम्यूनिटी होती है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। अब जो ज़्यादा डाटा ये आ रहा है कि ज़्यादा लोगों में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होती है, और उसके लिए टेस्ट करना कोई आसान नहीं है, तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, कोई वो सीरो सर्वेलेंस पे नहीं पिक कर सकते। तो हो सकता है इस बीमारी में जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो मे बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई सीरो सर्वेलेंस जो हम करते हैं 22% 23%, वो इट मे नॉट बी रिफ्लेक्शन ऑफ द इम्यूनिटी इन द पब्लिक। सो ये थोड़ा इसके तो साइंटिफिक डाटा है जो आई थॉट आई शेयर विद यू, बिकॉज इस तरह का सवाल पूछा गया। अब मैं एक चीज़ आप
पे स्ट्रेस करना चाहूँगा, हो सकता है कुछ दर्शक जो हैं वो कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पंजाब के हैं, लुधियाना ले लीजिए, जलंधर ले लीजिए, अमृतसर है, पटियाला है, जो पॉपुलेटेड एरिया ज़्यादा हैं, जहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ ये इन्फेक्शन थोड़ा हो ही। आपको ही पता है कि रोज़ देखते होंगे लुधियाना में केसेस बढ़ रहे हैं, जलंधर में भी हैं। तो ये है कि और हमें ये थोड़ा तो इसको थोड़ा बहुत आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से और जो भी स्टेप हो सकते हैं कोशिश करी जा रही है ताकि स्प्रेड को रोका जाए, और जो पेशेंट भी थोड़ी तकलीफ में आते हैं उनका इलाज हो। और बेड की कैपेसिटी, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, स्टेट में एडुकेट फैसिलिटीज़ हैव बीन डेवलप, तो आपको कोई उस तरफ से इलाज की तरफ से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, पर हमें कोशिश ये करनी है बीमारी से बचें। और मैं ये थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। जैसे लुधियाना वगैरह में हमने देखा है, बड़े शहरों में जो पेशेंट आते हैं यूजुअली कहते हैं जी हफ्ता तक पहले बुखार हुआ था और मैंने थोड़ा जो लोकल डॉक्टर है हमारा जो RMPU से दवाई ले ली, और कई गलियों में मोहल्लों में डॉक्टर हैं वहाँ पे, वो दवाई दे देते हैं बुखार के लिए। तो बुखार तो बिकॉज अगर कोविड है तो जल्दी नहीं हटता, और फिर 2-3 दिन के बाद उनको सांस शुरू हो जाता है, फिर तकलीफ बढ़ जाती है, तो फिर आप हॉस्पिटल में आते हो। बट ये जो गोल्डन टाइम कहते हैं 3 से 5-6 दिन जो पहले होते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है इस बीमारी में। अगर उसमें जल्दी आप हॉस्पिटल की हेल्प में चले जाओगे तो बच सकते हो। जैसे अगर पहले दिन ही बुखार हो, कुछ खांसी ऐसी है, जैसे बताया गया सबको कि अपना टेस्ट जल्दी कराओ। मैं ये सब प्रैक्टिशनर को भी एक बड़े हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के टाइम पे जो इस बीमारी को हम फेस कर रहे हैं, कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको बुखार है, कुछ खांसी है, या कुछ और सिम्टम कह रहा है, हेडेक है, पेन एब्डोमेन है, इवन लूज मोशन है, उनका जरूर बुखार है तो कोविड टेस्ट जरूर करवाइए, बिकॉज यही तरीका है इसको जल्दी पकड़ने का। अगर हम इसको जल्दी पकड़ लेंगे तो चांसेस हैं कि इंसान को हम पूरी तरह बचा सकते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन से। सो ये आप सभी को, अपने को, और जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके कांटेक्ट हैं, जब भी कभी आपको हो जाए इन्फेक्शन, को सबको एडवाइस करिए कि अपना टेस्ट जल्दी कराइए, बिकॉज दैट इज़ दी ओनली वे दैट वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम दिस एंड सेव अदर्स ऑल्सो। तो ये कुछ इस बीमारी के और जो मैंने आपसे शेयर करी हैं, तो ये आप ज़रूर प्लीज़ फॉलो करिए। और सबको अपना देखो, बच्चों को, पेरेंट्स को कहना चाहिए ज़रा प्रोटेक्शन करिए, अपना ध्यान रखिए, बिकॉज पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों को, बहनों को, भाइयों को सब समझाना, बिकॉज हमें ज़्यादा देखा गया है कि जो यंग लोग हैं, ठीक है, उनको इन्फेक्शन यूजुअली वो रिकवर करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज वो स्प्रेड करते हैं। तो इसलिए उनको ये जो प्रिकॉशन लेनी है वो ज़रूर रिलीजियसली लें, इसको इग्नोर ना करें। जो ये मास्क पहनना है, इसकी बहुत इस बीमारी को बचने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए बहुत अहमियत है इस मास्क का यूज़ करना। तो मैं इन चंद शब्दों से फिर आप इस सेशन का आज का फिर आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो भी हमने जो कुछ आपके सवाल थे उनका थोड़ा जवाब देने की कोशिश करी है, क्लैरिफाई किया है। आगे भी आप जो भी आपके मन में कुछ इस बीमारी के बारे कुछ इश्यूज़ हैं, कोई ऐसा है जो आपको थोड़ा समझ नहीं है, तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिए, अपने सवाल भेजिए। हम फिर आपके वो जो भी क्वेश्चन हैं, जो आपकी क्वेरीज़ हैं, उन सब का हम कोशिश करेंगे पूरी तरह आपको उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए। मैं फिर आप सबसे इजाज़त लेता हूँ एंड धन्यवाद।